Hello friends, welcome to my YouTube class. And as you know, we are going through the chapter digestion and absorption. In the previous chapter, we have gone through the digestive system of the human beings, and in this video, we will see the mechanism of digestion of food in the human body. मतलब कि जो फूड है, फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कैसे कैसे डाइजेस्ट होते हैं, किस किस एंजाइम्स के हेल्प से डाइजेस्ट होते हैं, वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज. Mechanism of digestion in human body. The digestion of food material involves breaking down of complex food into simpler form. तो डाइजेशन का मतलब होता है जो फूड हम लोग खाते हैं, जो भी फूड हम लोग खा रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि वो ईजिली बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके, उसके न्यूट्रिएंट यूटिलाइज हो सकें. दैट इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन. इट ऑकर्स थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, और ये बॉडी में एंजाइम्स के हेल्प से होता है. तो देखते हैं कि फूड कैसे मूव करता है. दैट इज़ मोबिलिटी इन द गट. तो एलिमेंट्री कैनाल अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड फॉरवर्ड अलोंग इट्स लेंथ. तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स विथ एनस, तो इसमें जो फूड है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है, कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं करता है. और फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने के लिए एक मूवमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट. तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो इस मूवमेंट के थ्रू फूड जो है हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता है, पीछे आने की कोशिश नहीं करता है. द एलिमेंट्री कैनाल और गट शोज द फॉलोइंग मूवमेंट इन द बकल कैविटी. बकल कैविटी शोज टू मेजर फंक्शन: मस्टिकेशन एंड सॉलोइंग. मस्टिकेशन मीन्स होता है च्यूइंग ऑफ द फूड. जब हम फूड को च्यू करते हैं तो उसके साथ साथ जो सलाइवा है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाता है. और दूसरा एक्शन है दैट इज़ स्वॉलोइंग, मतलब निगलना. मतलब हम जब फूड खाते हैं तो खूब अच्छे से चबा करके निगलते हैं. तो ये जो दो फंक्शन है, चबाना और निगलना, ये फंक्शन है बकल कैविटी का. एक और मूवमेंट है दैट इज़ पेरिस्टल्टिक. तो दैट इज़ इट इज़ अ रिफ्लेक्स वेव दैट कंप्राइजेस अ सीरीज ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट पासेस थ्रू होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. एज अ रिजल्ट द फूड ऑलवेज मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है डाइजेस्टिव गट का, जिसके हेल्प से फूड हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करता है. नाउ मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन. डाइजेशन इन बकल कैविटी और ओरल कैविटी. तो जैसा आपको पता है, जूनियर क्लासेस से आप 10th में भी पढ़ चुके हो कि जो फूड का डाइजेशन है वो बकल कैविटी यानी कि माउथ में ही स्टार्टअप हो जाता है. तो कैसे होता है? दैट इज़ थ्रू द एक्शन ऑफ द different enzymes, and the enzyme is salivary amylase. The saliva is secreted into the oral cavity or buccal cavity, and that contains salivary amylase and lysozyme sorry. तो दो enzymes हैं, एक salivary amylase है, एक lysozyme है, जिसके हेल्प से बकल कैविटी में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फूड का. पहला है salivary amylase. salivary amylase क्या करता है? दैट ब्रेक द स्टार्च इनटू माल्टोज. तो जो भी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं, अगर उसमें स्टार्च कंटेंट है एज अ न्यूट्रिएंट, तो वो स्टार्च ब्रेकअप हो जाएगा माल्टोज में, मतलब अपने सिंपलर फॉर्म में आ गया. जैसा कि मैंने आपको बताया कि डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलर फॉर्म में टूटना. तो स्टार्च से वो किस में ब्रेक हो गया? माल्टोज में ब्रेक हो गया. और दूसरा क्या है एंजाइम? दैट इज़ लाइसोजाइम. लाइसोजाइम एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट किल्स द बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन. तो क्या होता है कि जब भी हम फूड खाते हैं या कोई भी फूड ले रहे हैं, तो अलॉन्ग विद द फूड सर्टेन बैक्टीरियाज या अदर माइक्रोब्स कम्स इनटू द माउथ. तो उसको किल करने का जिम्मेदारी किसका है? लाइसोजाइम का है, ताकि वो अंदर गट में ना पहुंच पाए. ना स्टमक में क्या क्या डाइजेशन होता है? तो फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 4 to 5 आवर्स फॉर द डाइजेशन. और जो म्यूकोसा लेयर है, जो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के 4 अलग अलग लेयर्स हैं. जो इंटरनल वॉल है, इंटरनल लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड एज म्यूकोसा लेयर. और वो म्यूकोसा लेयर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन करता है, और वहीं से सिक्रीट होते हैं अलग अलग एंजाइम्स. तो उसका जो म्यूकस सेल है वो सिक्रीट करता है म्यूकस, ये पहला है. दूसरा है पेप्टिक सेल या चीफ सेल जिसको बोलते हैं, वो प्रोपेप्सिन सिक्रीट करता है. प्रोपेप्सिन एक इनएक्टिव एंजाइम है. और पेरिटियल सेल होता है जो कि HCl सिक्रीट करता है. तो HCl भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है. वो स्टमक के इन्वायरमेंट को एसिडिक बना के रखता है, ताकि
डाइजेशन प्रॉपर वे में हो सके। द फूड मिक्सेस वेल विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड बाय द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक। स्टमक चर्निंग मूवमेंट शो करता है, उसके थ्रू ये जो सारे इंजाइम्स हैं वो फूड के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और इससे क्या होता है, जो फूड है वो सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज चाइम, CHYME, चाइम। नाउ तो जो पहला इंजाइम है स्टमक का, दैट इज़ प्रोपेप्सिन। तो स्टमक बाय द एक्शन ऑफ HCl, क्योंकि हमने बताया कि प्रोपेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म है, तो उसको HCl एक्टिवेट करता है। तो प्रोपेप्सिन या पेप्सिनोजेन जिसको बोलते हैं, HCl के प्रेजेंस में वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन। और पेप्सिन क्या हेल्प करता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। प्रोटीन पेप्सिन के प्रेजेंस में प्रोटीएज या पेप्टोन्स में ब्रेक हो जाता है, तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो कि प्रोटीन है वो अपने सिंपलर फॉर्म में आ गया, जिसको बोलते हैं प्रोटीएज या पेप्टोन्स। तो ये दो चीज़ों में टूट जाता है। तो जो आपका डाइजेशन का डिफिनीशन है, दैट इज़ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन। फिर से यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है और अपने सिंपलर फॉर्म में वो ब्रेक हो रहा है। तो इस तरह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है। रेनिन इज़ फाउंड इन गैस्ट्रिक जूसेस ऑफ इन्फेंट्स ओनली। रेनिन एक इंजाइम है जो कि इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में ही मिलता है, और ये भी इनएक्टिव फॉर्म में ही सीक्रेट होता है, और HCl के हेल्प से वो कन्वर्ट होता है अपने एक्टिव फॉर्म में। और ये उनके मिल्क में, जो मिल्क पीते हैं छोटे बच्चे, उनके जो दूध पीते हैं छोटे बच्चे, और दूध में जो प्रोटीन होता है, दूध का प्रोटीन डाइजेस्ट करता है रेनिन, RENNIN। रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और ये केवल इन्फेंट्स में पाया जाता है। Now gastric lipase, a small amount of lipase are also secreted by the gastric gland. It acts on emulsified fat and helps in digesting 25% of the milk fat. Lipase also contain mucus and bicarbonate that help the stomach wall from the acidic action of HCl. तो HCl वर्क करता है क्या, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और लेकिन HCl जो है वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के लिए, या फिर सॉरी स्टमक वॉल के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये कोरोड कर सकता है हमारे स्टमक वॉल को। तो स्टमक वॉल को बचाने के लिए एक तो म्यूकस का लेयर होता है, और दूसरा लाइपेज भी है, जो कि उसके एक्शन से हमारे स्टमक वॉल को बचाता है। नाउ डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फाइनल डाइजेशन होता है, जो फुल डाइजेशन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल गेट्स कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज एंड डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड एंजाइम्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन। तो 3 जगह से डाइजेशन के लिए इंटेस्टाइन में इंजाइम्स मिल रहे हैं। पहला इंजाइम्स मिल रहा है पेनक्रियाज से, दूसरा डाइजेस्टिव जूस मिल रहा है लीवर से, और तीसरा इंजाइम्स मिल रहा है इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन जो है, फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ इंजाइम्स फ्रॉम द पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से कौन कौन से इंजाइम्स सिक्रीट हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो देखते हैं। पेनक्रियाज सिक्रीट पेनकेटिक जूस विच कंटेन्स वेरियस इनएक्टिव इंजाइम्स, दे आर। तो पेनकेटिक जूस सिक्रीट करता है, और पेनकेटिक जूस में कौन कौन से इंजाइम्स हैं, वो हैं ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय इंटरोकाइनेज। इंटरोकाइनेज याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ट्रिप्सिनोजेन किससे एक्टिवेट होता है, इंटरोकाइनेज से एक्टिवेट होता है, और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ था, उसका फुली डाइजेशन यहाँ होता है। जो प्रोटीन्स बच गए हैं या जो पेप्टोन्स बने थे, वो ट्रिप्सिन की हेल्प से डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी और सिंपलर फॉर्म में आ गए प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का ये दूसरा स्टेप है डाइजेशन का। पहला स्टेप प्रोटीन का हुआ था कहाँ पर, स्टमक में, जहाँ पर पेप्सिन ने एक्ट किया था, और प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया था, वहाँ पर पेप्टोन्स में और प्रोटीजेज में। और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में वही पेप्टोन्स, वही प्रोटीजेज, और अगर प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो पाया है तो वो प्रोटीन ट्रिप्सिन के हेल्प से डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट इन द
chyme are hydrolyzed by pancreatic amylase into disaccharides. तो कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर डाइसैकराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. न्यूक्लियस इन पैंक्रेटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड. जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा. डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर. लीवर से कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है? द बाइल जूस. द बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर इज रिलीज इनटू द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाइल जूस है वो कहाँ सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सीक्रेट होता है? तो दैट इज इन द ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. बाइल कंटेन बाइल पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स. द फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज. तो जो फैट्स हैं वो और अपने सिंपलर फॉर्म में टूट जाते हैं, जिसको डाईग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड्स बोलते हैं, बाय द एक्शन ऑफ लाइपेज. तो लाइपेज के हेल्प से फैट्स का डाइजेशन हो गया. एंड दिस लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज. एंड बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. तो बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का मतलब होता है दैट द larger globules of fat molecules are broken into smaller globules, ताकि उस पर लाइपेज का एक्शन अच्छे से हो सके. Now enzymes from the intestine. The secretion from intestine is known as intestinal juice and it is also called as succus intricus. जो intestinal juice है उसको succus intricus भी बोलते हैं. और उसके जो इंजाइम्स हैं उसके एक्शन क्या क्या हैं वो देखते हैं. तो पहला इंजाइम जो सक्कस इंट्रिकस का वो डाइपेप्टाइडेज है. तो डाइपेप्टाइडेज क्या करता है? डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करता है. अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स का सबसे सिंपलर फॉर्म. तो ये हो गया प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट. दूसरा है माल्टेज. तो माल्टेज किस पे काम करेगा? माल्टोज पे काम करेगा. और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में. तो ग्लूकोज भी दो सिंपलर फॉर्म है. उसके बाद लैक्टेज है एक एंजाइम जो कि लैक्टोज पे काम करता है, उसको भी कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. सुक्रेज एक और एंजाइम है जो सुक्रोज पे काम करेगा, वो भी कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में. न्यूक्लियोटाइडेज है जो न्यूक्लियोटाइड्स पे काम करेगा और न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करेगा. फिर फर्दर वो ब्रेक हो जाएगा शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस में, यानी कि अपने बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट में चला जाएगा न्यूक्लिक एसिड. और डाई और मोनोग्लिसराइड्स जो फैट्स टूटे थे वो लाइपेज के हेल्प से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएंगे. यानी कि जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट देख रहे हो अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, न्यूक्लियोसाइड्स, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, these are the smallest unit of the nutrients which are content in the food material. तो ये अपने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं और ये इजीली जो इंटेस्टाइन का विलाई होता है उससे ही एब्जॉर्ब हो सकते हैं और ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच जाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके. तो ये था फुल मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड स्टफ. तो यहाँ से आप तैयार करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होता है. और सेम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्ज़ाम कि हाउ द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. तो आपको ये सारा स्टेप्स लिखना पड़ेगा कि स्टमक में कैसे होता है, देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे ब्रेक होता है और फाइनली डाइजेशन कैसे होता है. Now, digestion in the large intestine. So, the last stage of chemical simplification of food occurs in the last part of the alimentary canal, that is in the large intestine, that occurs through bacterial action. No enzyme is secreted into the part of digestive system. The undigested and unabsorbed substances are finally passed to the large intestine and then to the rectum. And absorption of excess water takes place in the large intestine. And that's all in today's video. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.